नमस्कार दोस्तों। तो अब्दुल रहमान मक्की जो कि एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट था और इंडिया के लिए काफ़ी खतरनाक व्यक्ति था, जो कि 26/11 के टेररिस्ट अटैक में इसने पूरा ऑपरेशंस मैनेज किया था। लश्कर ए तैयबा का जो सबसे फ्लैग बियरर वाली जो पोस्ट होती है वो अब्दुल रहमान मक्की कई बार होल्ड कर चुका है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति था और एक तरीके से आप समझ लो कि हाफिज़ सईद जो कि चीफ है लश्कर ए तैयबा का, उसका शैडो माना जाता था अब्दुल रहमान मक्की को। उसकी अब डेथ हो चुकी है और इसकी डेथ से एक बहुत अच्छी खबर, ये इंडिया के लिए एक बहुत सांस लेने वाली खबर है, बिकॉज इसकी खोज इंडिया को आज से नहीं बल्कि साल 2000 से ही, ये आप कह लो 1990 से ही, जब से लश्कर ए तैयबा फॉर्म हुआ है, तो ये सब उसके फाउंडर मेंबर्स में से थे, अब्दुल रहमान मक्की वगैरह। इनको उस टाइम से खोजा जा रहा था। फाइनली जो है अब्दुल रहमान मक्की की डेथ के बाद इंडिया एक लंबी सांस, गहरी सांस ले सकता है, बिकॉज एक बहुत इंपॉर्टेंट टेररिस्ट, लश्कर ए तैयबा का बहुत ही इंपॉर्टेंट हैंड जो है, उसकी जान चली जा चुकी है। तो इसके ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे, व्यक्ति कौन है, क्या है, उसका क्या लेना देना था। एक्चुअल में जो सबसे बड़ा अटैक किया गया था आज तक लश्कर ए तैयबा ने, जो सबसे बड़ा अपना अचीवमेंट मानती है लश्कर ए तैयबा, वो 26/11 के मुंबई अटैक को मानती है, जो कि उन्होंने साल 2008 में किया था। बट इससे पहले भी अगर आप देखोगे तो लश्कर ए तैयबा काफ़ी एक्टिव रहा है। बहुत सारे अटैक्स उन्होंने इंडिया में किए हैं, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। श्रीनगर में, चाहे वो सीआरपीएफ कैंप वाला अटैक हो, चाहे श्रीनगर का अटैक हो, या फिर उसके बाद इन्होंने हैदराबाद में एक बहुत बड़ा अटैक किया था। इन सब में अगर आपको एक नाम कॉमन मिलेगा, हाफिज़ सईद तो है ही, वो तो ऊपर से, मतलब वो हेड लेवल का आदमी है, तो वो ऊपर से सिर्फ आदेश देता है, लेकिन जो ऑपरेशंस पूरा मैनेज करता था, कैसे किसको हायर करना है, कितना पैसा लगेगा, ये पैसा कैसे तक पहुंचेगा, मनी लॉन्ड्रिंग करके कैसे इस पैसे को वहां तक पहुंचाना है, ये सारा ऑपरेशंस जो है वो अकेले ये व्यक्ति यानी कि अब्दुल रहमान मक्की देखता था। वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि 29 दिसंबर को सुबह 11 बजे और शाम को 5 बजे अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है। और इस टेस्ट को आप बहुत सिंपल से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके, इस टेस्ट में आप श्योर शॉट, सिर्फ इस टेस्ट को अटेम्प्ट करके आप श्योर शॉट इसमें रिवॉर्ड जीत सकते हो। या तो आप लैपटॉप जीत सकते हो, आईफोन जीत सकते हो, या आप हमारे कोर्सेज में 90% तक की स्कॉलरशिप जीत सकते हो। तो इस टेस्ट को फ्री ऑफ कॉस्ट इसका रजिस्ट्रेशन है, डिस्क्रिप्शन में जाकर के इस पर आप रजिस्टर कर सकते हैं। ज़रूर से इस टेस्ट को दीजिए। इसमें 1.5-2 लाख बच्चे हमारे साथ हर साल जुड़ते हैं और आपको इससे आइडिया लग पाएगा कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हो। अब इस पूरे जो ऑफर है, इसको जो पूरा स्कॉलरशिप टेस्ट है, इसको मैं वीडियो के अंत में आपको डिटेल में समझा दूंगा कि कैसे आपको इस पर अप्लाई करना है, या अभी आप चेक करना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके चेक कर सकते हो। तो फाइनली अब्दुल रहमान जो मक्की, जिसका नाम है अब्दुल रहमान मक्की, ही इज़ नाउ डेड। और ये, जैसा कि मैंने आपको बताया, लश्कर ए तैयबा का टेररिस्ट था। और लश्कर ए तैयबा ने जो 26/11 का अटैक किया था, जिसमें 175 लोगों की जान गई थी, कम से कम 300 से ज़्यादा लोग जो है इसमें इंजर्ड हुए थे, तो उसमें जो मेन व्यक्ति था वो अब्दुल रहमान मक्की था। और उसी समय से इंडिया की अथॉरिटीज़ को इसकी तलाश है। हालांकि अगर आप देखोगे ना, इसको ग्लोबल टेररिस्ट कब माना गया है, तो वो ग्लोबल टेररिस्ट यूएन की आंखें जो हैं वो बहुत लेट में जाकर के खुलती हैं। और 2023 में जाकर के, जब ये अपनी शायद आखिरी सांसें ले रहा था, काफ़ी बीमार था, इसका इलाज चल रहा था, तब जाकर के यूएन ने सारे इसके पूरे इसका जो पूरा इसका चिट्ठा खोला, तो उसमें इनको पता लगा कि अच्छा, इसके तो लिंक्स आईएसआईएल के साथ भी हैं, इसके लिंक्स जो है वो अलकायदा के साथ भी हैं, और लश्कर ए तैयबा का ये इतना बड़ा फ्लैग भी है। तब जाकर के इसको ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया गया और तब जाकर के इसके पासपोर्ट्स वगैरह सब कुछ बैन हुआ। अदरवाइज ये तो खुलेआम ट्रैवल करता था, खुलेआम जाकर के सबसे मिलता जुलता था सारे और भी आतंकवादियों से। तो अब्दुल रहमान मक्की एक तरीके से खुलेआम घूमने वाला व्यक्ति, और पाकिस्तान में भी खुलेआम मदरसा वगैरह में इनके काफ़ी, वहाँ की जो पूरी जो मैनेजमेंट है वो यही लोग देखते हैं। बहुत सारे ऐसे मदरसा हैं, उनका नाम अभी नहीं लेना चाहिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे मदरसा हैं जहाँ पर अब्दुल रहमान मक्की और ये हाफिज़ सईद वगैरह, इन लोग की जो इमेज है ना, वहाँ पर ये मदरसा प्रीचर की तरह इनकी इमेज है वहाँ पर, और वहीं से ये रेडिकलाइजेशन शुरू करते हैं। तो वहाँ पर इनका काफ़ी आना जाना रहा था उस टाइम पर। तो एक तरीके से इसीलिए मैं इसको शैडो कह रहा हूँ, क्योंकि हाफिज़ सईद का बिल्कुल ये डेप्यूटी था और सारा काम धाम हाफिज़ सईद के अंडर लश्कर ए तैयबा का अब्दुल रहमान मक्की देखता था। अब फाइनली उसकी हार्ट अटैक से डेथ हो चुकी है। इंडिया कैन टेक अ वेरी डीप ब्रेथ नाउ। तो अगर आप इमेज में देखोगे तो बिल्कुल शक्ल जो है ना वो सिमिलर आपको लगेगी अब्दुल रहमान मक्की और हाफिज़ सईद की। वैसे ही एकदम बिल्कुल पश्तूनी कैप पहनना और वैसे ही भाषण देना खुलेआम, वो ये लोग करते थे। और इसीलिए ना एक फेक खबर भी 2-3 दिन पहले आई थी कि कार्डियक अरेस्ट हो गया है हाफिज़ सईद को। हालांकि वो एक्चुअल में अब्दुल रहमान मक्की को हुई थी। अब क्योंकि इनकी शक्लें सेम है तो किसी जर्नलिस्ट ने छाप दिया होगा और फिर वो चीज़ फैली, बाद में पता चला कि नहीं, हाफिज़ सईद तो ठीक है। तब पता लगा कि अब्दुल रहमान मक्की को कार्डियक अरेस्ट हुआ है और उसकी डेथ हो चुकी है। अब इनके कुछ कर्मों के बारे में बात करें कि इन्होंने कौन कौन सी पोजीशन होल्ड की है, तो लश्कर ए तैयबा की सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन जो कि शुरा काउंसिल है, शुरा काउंसिल जो कि पूरी गवर्निंग बॉडी है लश्कर ए तैयबा की, उसको इसने हेड किया है। उसके अलावा इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो काम था वो फॉरेन रिलेशंस डिपार्टमेंट को हेड करना था। फॉरेन रिलेशंस डिपार्टमेंट मतलब कि लश्कर ए तैयबा किस तरीके से चलेगा
उसके फॉरेन दोस्त कौन कौन से हैं, जहाँ से पैसा आना है, जहाँ से फाइनेंसेस देखना है। तो मतलब फॉरेन रिलेशंस डिपार्टमेंट में बाकी सारे ग्रुप से, इसीलिए इसके लिंक्स जो है वो ISIL और अलकायदा के साथ मिल पाए हैं, क्योंकि उनसे लगातार टच में रहता था। उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसने की है वो 26/11 का जो मुंबई टेरर अटैक हुआ था, उसमें जितने फंड्स इंडिया में आए थे यूज़ होने के लिए, वो सारे फंड्स जो हैं वो अकेले अब्दुल रहमान मक्की ने मैनेज किए थे। कहा गया कि इसके लिए सऊदी अरेबिया में लंबे समय तक रहा, उसके बाद ये UAE में रहा, और उसके बाद कुछ टाइम ये कतर में भी रहा था इन फंड्स को मैनेज करने के लिए। फाइनली इसने फंड्स मैनेज करके मुंबई तक पहुंचाया था, जिसके बाद इतना बड़ा 26/11 का अटैक हुआ था। इसीलिए इंडियन अथॉरिटीज़ के बिल्कुल नाक में इस पर्सन ने दम कर रखा था। जमात उद दवा में भी ये लंबे समय तक रहा। अब जमात उद दवा क्या है, बेसिकली ये आप समझ लो लश्कर ए तैयबा के पहले चैरिटी फेस होता है ना, एक चैरिटी फेस, वो जमात उद दवा था जो काफ़ी बड़ी चैरिटी करता था, मदरसास रन करते थे। और वही जमात उद दवा के जो लोग हैं उन्होंने बाद में चल करके लश्कर ए तैयबा को बनाया है। अगर आप लश्कर ए तैयबा का फॉर्मेशन देखोगे तो वो एक्चुअल में 87 में फॉर्म हुआ था, 90s में लोग एक्टिव रहे। पर इनके जो फ्लैग बियरर्स थे, जो फाउंडर्स थे, वो तो एक्टिव थे लंबे समय से, लेकिन उस टाइम पर पाकिस्तान जो टेररिज्म करता था ना कश्मीर में, दैट वाज ड्यू टू JKLF और छोटे छोटे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो कि इंडिया बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस थे। वहीं कश्मीर के लोकल लड़कों को लेकर के एक ग्रुप बनाना और फिर उनसे काम करवाना, लेकिन दे वर नॉट वेरी ट्रेंड। तो ISI को एक बात समझ में आ गई कि ट्रेंड भी नहीं है, दूसरी चीज़ उनके पॉलिटिकल एस्पिरेशंस भी है, और तीसरी चीज़ ये उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है क्योंकि ट्रेनिंग नहीं है उनकी। तो इस वजह से जब ISI स्टार्टेड हैविंग हार्ड टाइम विद देम, तो दे स्विच टू वन ऑर्गेनाइजेशन जो कि सीधा पाकिस्तान बेस्ड हो, जिसको कंट्रोल करना भी आसान हो, जिसके आका वाका सब पाकिस्तान में बैठे हों, उनको कंट्रोल करना आसान हो, पूरी तरीके से उनको ट्रेनिंग दे पाए, और अगर उनको बॉर्डर क्रॉस कराया जाए तो वो बड़े काम कर सकते। तो फिर वहाँ से, और सिर्फ कश्मीर बेस्ड ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया बेस्ड में अगर ये काम किया जा सके, तो लश्कर ए तैयबा का फॉर्मेशन हुआ 87 में। और उसके बाद आपने देखा कि कितने बड़े बड़े अटैक्स ने किए। लश्कर ए तैयबा की जो इमेज है, दे आर कॉल्ड द गुड बॉयज़ ऑफ, बेसिकली गुड बॉयज़ ऑफ ISI। तो जो ISI कहेगा लश्कर ए तैयबा वो करेगा। उसके बाद आप देखोगे बाद में ये मसूद अजहर और उसका पूरा ऑर्गेनाइजेशन, ये सब बाद में आया जा करके, हिजबुल मुजाहिदीन, मसूद अजहर का ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन मुजाहिदीन, ये सब बाद में आए। लेकिन लश्कर ए तैयबा एकदम उसका स्टार्टिंग फेज था, जब डायरेक्टली ISI जो है वो टेररिज्म में इन्वॉल्व होना शुरू होता है। तो यहाँ से लश्कर ए तैयबा का फॉर्मेशन, और इसीलिए अब्दुल रहमान मक्की वगैरह की अगर आप लाइफ देखोगे पाकिस्तान में, बड़ी लैविश लाइफ, एकदम गवर्नमेंट बंगलो जैसा टाइप में रहना और पूरी सिक्योरिटी के साथ, तो वैसी लाइफ ये लोग उस समय पर जीते थे। और पश्तूनी कैप ये पहनता था, जैसा कि मैंने आपको इमेजेस में दिखाया। और उसके बाद अगर आप इसके देखोगे इसने क्या क्या किया है, तो 2010 में इसने इसका बहुत बड़ा एक भाषण था, वो बहुत फेमस हुआ था 2010 में। इसने खुले आम कैमरा पर आकर के इंडिया को धमकी दी थी कि अगर कश्मीर जो है वो पाकिस्तान को नहीं सौंपा गया तो इस टाइम फ्रेम के बाद हम पूरा नदियां बहा देंगे। और लोगों ने देखा ही था, 26/11 में मक्की का नाम आया था, तो उसमें जो मुंबई अटैक हुआ था, तो इंडियन अथॉरिटीज़ ने उस टाइम से इसको बहुत सीरियस लेना शुरू किया। और इसके लिंक्स भी मिले कि इसके फॉरेन लिंक्स भी हैं, और ये ऐसे ऑपरेशन को करा सकते हैं, ये बहुत आराम से ऐसे ऑपरेशन को करा सकते हैं। तब जाकर के इंडियन अथॉरिटीज़ को खोजना शुरू करती है, और इंडिया ने अच्छा खासा प्रेशर भी फॉरेन मीडिया पर भी डाला है इसको कवर करने के लिए, और फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस पर भी डाला है। तब जब फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस को समझ में आया, $2 मिलियन का कम से कम इसके ऊपर इनाम भी रखा गया। और लेकिन वो तब तक बहुत लेट हो चुका था, तब तक तो इसने अपनी ज़िंदगी के जितने भी काम है वो कर चुका था ये ऑलरेडी। कहा जाता है इसकी डेट ऑफ बर्थ तक आज तक लोगों को नहीं पता है। कई जगह आप देखोगे तो इसकी डेट ऑफ बर्थ 54 है, कई जगह आप देखोगे तो इसकी डेट ऑफ बर्थ 48 बताई जाती है। इसकी डेट ऑफ बर्थ तक अभी तक सोचो आप, अथॉरिटीज़ को, ना US को ना इंडिया को, किसी को इसकी डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्ट क्या है वो तक नहीं पता है। इंडिया को एक टाइम पर कहा जाता था कि हाफिज़ सईद और ये अब्दुल रहमान जो मक्की है ये कहाँ रहते हैं, इस ये रेसिडेंस तक इंडिया को पता था। लेकिन इंडिया उस टाइम पर इतना प्रेशर था ऊपर से कि इंडिया कोई एक्शन नहीं ले सकता था पाकिस्तान के अंदर, ये स्थिति, क्योंकि हमारे रिलेशंस वैसे भी बहुत बहुत टेंस्ड रिलेशंस हो चुके थे 2008 के बाद से। तो इस टेंस्ड रिलेशंस की वजह से इंडिया कभी एक्शन नहीं ले पाया इन लोग के ऊपर, पाकिस्तान में कोई ऑपरेशन नहीं करा पाया, क्योंकि रिलेशंस ख़राब होने की वजह से वॉर की सिचुएशन ना आ जाए इस वजह से। तो ये एक प्रॉब्लम रही इंडिया के लिए, और ये व्यक्ति उस प्रॉब्लम का सबसे मेन मास्टरमाइंड रहा। अगर मैं कहूँ हाफिज़ सईद से भी ज़्यादा खतरनाक, देखो जो हेड होते हैं ना, जैसे हसन नसरल्ला वगैरह है, सब इन लोग का क्या है कि ये लोग सिर्फ भाषण दे सकते हैं, बैठ करके ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन काम ये नहीं करेंगे। काम करेंगे इनके नीचे जो होते हैं, जैसे फवाद शुक्र टाइप के, जो हिजबुल्ला का जो मिलिटेंट था फवाद शुक्र, वो क्या करता था, उसका पूरा ऑपरेशंस मैनेज करता था। वो लोग ज़्यादा खतरनाक है, हाशिम सफ़ेदीन टाइप के लोग ज़्यादा खतरनाक है। उसी तरीके से ये अब्दुल रहमान मक्की ज़्यादा खतरनाक है, हाफिज़ सईद से भी ज़्यादा। साल 2000 में इसने रेड फोर्ट पर जो अटैक हुआ था उसमें लीड किया था, वहाँ से इसका नाम पहली बार आया साल 2000 में। इसीलिए मैंने कहा ना 2000 के बाद से इन लोगों इसको
काफ़ी सीरियस लेने लगी थी अथॉरिटीज़। तो रेड फोर्ट का अटैक है, उसके बाद सीआरपीएफ के कैंप पर कई बार अटैक हुए, सब में इसका नाम आया। जैसे जनवरी में हुआ 2008 में जो रामपुर के सीआरपीएफ कैंप पर अटैक हुआ, उसमें इसका नाम आया। उसके बाद सीआरपीएफ का जो कैंप था श्रीनगर में फरवरी 2018 में, जो बहुत रीसेंट अटैक था लश्कर ए तैयबा का, और मेरे ख्याल से वन ऑफ द लास्ट अटैक इन इंडिया, जब लश्कर ए तैयबा बहुत एक्टिव हुआ करता था, जब ये व्यक्ति एक्टिव था तो इसने ये वाला अटैक किया था फरवरी 2018 में जो श्रीनगर पर, उसमें इसका नाम आया। फिर बारामूला का एक अटैक हुआ था, वहाँ पर आया। फिर बंदीपोरा का अटैक था, वहाँ पर इसका नाम आया। और ये देखो, ये सारे अटैक जो हैं 2018 में, क्योंकि 2018 इज़ द लास्ट ईयर जब इसको एक्टिव देखा गया था एक बहुत बड़ी सभा को एड्रेस करते हुए। वो एक लास्ट फुटेज है इंडिया के पास। उसके बाद ही वेंट अंडरग्राउंड, इसकी शायद तबीयत खराब हो गई थी, एज तो काफ़ी हो ही गई थी, तो इसकी तबीयत वगैरह खराब हो गई होगी, तो उसके बाद ये बिल्कुल सीन से गायब हो जाता है। लेकिन तब तक इसने अच्छा खासा नाक में दम इंडियन अथॉरिटीज़ के कर रखा था। इतने अटैक इसने ऑलरेडी किए हुए थे। एक बहुत बड़े पत्रकार थे जो कश्मीर के एडिटर इन चीफ थे राइजिंग कश्मीर न्यूज़पेपर के, जिनका नाम था शुजात बुखारी। शुजात बुखारी ने ठीक ठाक आर्टिकल्स छाप रखे थे लश्कर ए तैयबा के बारे में, उनकी पूरी वर्किंग के बारे में, क्योंकि वो कश्मीरी थे। बहुत अच्छे से उनको समझ था कि किस तरीके से रेडिकलाइज करके मदरसा में लड़कों को रेडिकलाइज करके और ये तैयार किया जा रहा है, फिर उनको हायर किया जाता है लश्कर ए तैयबा में, और वो फिर वो काम करते हैं। शुजात बुखारी को कई बार असैसिनेशन अटैम्प्ट हुए थे इनके ऊपर, लेकिन फाइनली शुजात बुखारी को मार दिया गया तीसरे असैसिनेशन अटैम्प्ट में। और उसमें एक कादरी करके टेररिस्ट था जो कि कश्मीर बेस्ड था, उसका नाम आया। और फिर उसके लिंक सीधा सीधा अब्दुल रहमान मक्की से जोड़े गए कि डायरेक्ट कादरी जो है अब्दुल रहमान मक्की के टच में था, जिसने ये काम शुजात बुखारी का कराया है। उसके बाद इसने बहुत बड़ा एक अटैक था जो कि हैदराबाद में हुआ था, ओडियन थिएटर का अटैक कहते हैं उसको, साल 2006 में, मतलब 2008 का मुंबई अटैक हुआ था उसके 2 साल पहले इसने हैदराबाद में अटैक किया था। कैसे, मतलब ऐसा अटैक था जो इंडियन अथॉरिटीज़ को बता रहा था कि लश्कर ए तैयबा कितना एक्टिव है। लेकिन वो अटैक बहुत बड़ा नहीं था, उसमें सिर्फ 4 लोग की, मतलब किसी की जान नहीं गई थी, 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे, इसलिए अथॉरिटीज़ ने उसको इतना सीरियसली नहीं लिया। और वही चीज़ जाकर के फिर 2008 में हमारे ऊपर बहुत भारी पड़ गई, जब इस तरीके के लोग खुलेआम घूमते रहे। तो फाइनली बहुत प्रेशर डालने के बाद जाकर के इंडियन अथॉरिटीज़ को फाइनली वो चीज़ वर्क करती है। यूनाइटेड नेशंस ने एक रिजोल्यूशन निकाला 2017 या 18 में, ये रिजोल्यूशन इन्होंने निकाला था, जहाँ पर इन्होंने बताया था कि इसके डायरेक्ट लिंक ISIL और अलकायदा के साथ हैं। और इसमें इंडिया ने काफ़ी प्रेशर डाला था। UN में इस चीज़ को हर मीटिंग में उठाया जाता था, तब जा कर के ये चीज़ कही गई कि भाई ये एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, नाउ ही हैज़ बिकम अ ग्लोबल टेररिस्ट। और फाइनली सारी कंट्रीज़ ने इसके ऊपर राज़ी हुए, और 2023 इतना लेट आकर के इसको एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट माना गया। फिर इसके पासपोर्ट्स वगैरह जो हैं सारे ब्लॉक किए गए ताकि ये ईजिली ट्रेवल ना कर पाए। लेकिन तब तक तो इसने सारा काम अपना कर दिया था। 2018 के बाद तो वैसे भी ही वॉज वेरी इल, ही वॉज नॉट वेल, तो वो वैसे भी अपनी टास्क परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, उतना एक्टिव नहीं था। तो तब उसको डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट बोलने से भी कोई फ़ायदा नहीं था, बिकॉज तब तक टाइम निकल चुका था, इसने सारे अटैक कर दिए थे। जितना मैंने आपको अटैक बताया वो तो कुछ भी नहीं था, उसके अलावा और भी बहुत सारे अटैक में, ये तो सिर्फ मैंने वो अटैक्स बताया जो फेमस थे। कई सारे अटैक ऐसे अटैक्स थे जो कि फेल हुए, जो कि दिल्ली में एक ये लोग कोशिश कर रहे थे कि दिल्ली में एक बड़ा अटैक किया जाए, रेड फोर्ट के पास ही बहुत बड़ा अटैक, जामा मस्जिद के पास एक बहुत बड़ा अटैक ये लोग प्लान कर रहे थे, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया, वो फेल हो गया। फिर इन्होंने टारगेट किया था पार्लियामेंट हाउस को, वो फेल हो गया था, जो कि लश्कर ए तैयबा ने किया था, वो फेल हो गया था। और भी बहुत सारे अटैक इन्होंने प्लान किए जो फेल हो गए, लेकिन सब में अब्दुल रहमान मक्की का नाम हमेशा सामने आता रहा। अब इसकी डेथ कैसे हुई, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी डेथ जो है वो कार्डियक अरेस्ट से हुई है। और जो न्यूज़ आई थी ना कि हाफिज़ सईद को कार्डियक अरेस्ट हुआ है, ये न्यूज़ एक्चुअल में गलत थी। एक्चुअल में अब्दुल रहमान मक्की को ही कार्डियक अरेस्ट हुआ था और उसकी डेथ इसमें हो गई। बहुत लंबे समय से, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये बीमार चल रहा था, तो इसकी डेथ होनी ही थी, तो वो हो गई है। लेकिन अच्छा खासा डेंट इसने इंडिया को दिया है। और अगर इंडिया की अथॉरिटीज़ की ये व्यक्ति हाथ लग जाता और इससे इन्वेस्टिगेशन होती, इंटरोगेशन होता, तो शायद लश्कर ए तैयबा के बारे में और भी बहुत कुछ निकल करके आता। लेकिन नाउ ही इज़ नो मोर। सो ये एक बहुत बड़ी रिलीफ है इंडिया के लिए। अब आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब मैंने आपको कहा था कि वीडियो के एंड में मैं आपको पूरे अपने ऑफर के बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा डिटेल में। सो देखो, ये जो स्कॉलरशिप टेस्ट है इसमें 1.5 से 2 लाख लोग 29 दिसंबर को सुबह 11 बजे, शाम के 5 बजे 2 बार ये टेस्ट होगा। दोनों में 1.5 से 2 लाख लोग हमारे साथ इसमें जुड़ेंगे। तो इस टेस्ट को देने से सबसे पहला फ़ायदा तो आपको यही होगा कि ऑल इंडिया रैंकिंग में आप कहाँ स्टैंड करते हो उसका एक आपको फेयर आइडिया लग जाएगा। दूसरी चीज़ ये है
कि जब आप इस टेस्ट को दोगे तो श्योर शॉट आपको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिलेगा, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, और 90% तक की स्कॉलरशिप आप इसमें जीत सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, फ्री ऑफ कॉस्ट ये टेस्ट है, उसमें देने में क्या जाता है, आप ज़रूर से इस टेस्ट को अटैम्प्ट करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, उस पर जुड़ करके। और फाइनली अनअकैडमी ने क्या किया है कि आपके लिए बहुत ह्यूज स्टूडेंट डिमांड पर यूपीएससी सीएससी के सारी सब्सक्रिप्शन फीस के ऊपर 55% का सीधा सीधा ऑफ कर दिया। अभी तक ये 50% चल रहा था, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, 9 साल पूरे होने पे हमने 50% का डिस्काउंट दिया था। अब ये 5% और बढ़ा करके 55% तक का आपको सीधा डिस्काउंट दिया है। अब ये कोर्सेज अगर आप अभी बाय करोगे तो 23,999 का पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में इसकी भी लिंक दी हुई है, आप जा करके चेक कर सकते हैं। EMI ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं उस पर जा करके, और इसमें आप कोड यूज़ करेंगे APYT10 तो आपको ये ऑफर शो होने लगेगा। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।